वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और वो नए सेगमेंट थोड़ा सा डिफरेंट रखा है और इसलिए रखा है कि आप लोगों को भी नॉलेज हो सके कि इस तरह से जो दीगर शोबों में वाबस्ता होते हैं लोग, उनका कैरियर क्या होता है और वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाते हैं। जी, मेरे साथ जो गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं वो एक्टर भी हैं और एंकर भी रह चुके हैं और व्लॉगर भी रह चुके हैं। मैं अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। इसरार हमारे साथ मौजूद हैं। इसरार, वेलकम टू द शो। आपने शो में वक्त दिया। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो कहते हैं ना मल्टी टैलेंटेड, एक बंडल्स ऑफ टैलेंट आपके अंदर मौजूद है कि आप एक्टर भी हैं और उसके बाद आप जो है व्लॉगर भी रह चुके हैं और उसके बाद आप एंकर भी रह चुके हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को लेकर चलना, जर्नी कैसी रही, कहाँ से स्टार्ट किया? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, तमाम देखने वालों को भी सलाम। जर्नी तो देखिए, ये सफ़र एक ऐसा सफ़र है जो कि इंसान जब दुनिया में आता है तो वो सफ़र ही सफ़र है। लेकिन बस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अर्निंग एज, जब जिस वक्त होश संभाला, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, उसके बाद ऑलमोस्ट तकरीबन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने हमारे जो एटमॉस्फेयर है, इस तरीके से स्कूल, कॉलेजेस और फिर प्रैक्टिकली लाइफ में आकर और इन चीज़ों को एंटरटेन करना और इन चीज़ों को फिर जो देखिए बाय बर्थ अल्लाह पाक ने आपके अंदर बहुत सी चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती है, आपके अंदर कुछ टैलेंट होता है, लेकिन उस टैलेंट का आपको कोई अवेयरनेस या पता नहीं होता। वक्त के साथ साथ आपको अंदाज़ा होता है कि यार आई एम वेरी टैलेंटेड इन दिस फील्ड, या इस बहुत सी चीज़ें टैलेंट उभरता रहता है तो जिनका आपको एग्जैक्टली आइडिया उसी टाइम पे होता है बिफोर कि मैं ये भी कर सकता हूँ। बिल्कुल इस तरीके से। तो एक वो हुआ कि नहीं यार, हमें एक्टिंग का था, लेकिन एक्टिंग में आपको पता है जिस उसमें हम थे उस वक्त, तो थोड़ा सा टफ कंपटीशन, बड़ा टफ था। तो स्ट्रगलिंग लाइफ बड़ी जो है ना वो होती थी आपकी कि आप स्ट्रगल करते रहें और उसके बाद जाके कहीं आपको एक छोटा सा कोई चांस मिलता था कि बैकग्राउंड आप जो है वो उसमें एक्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसा। लेकिन वही इसरार, वही वाली बात है कि उस दौर में अगर हम बात करें तो बड़ी स्ट्रगलिंग पीरियड होता था। जो जितने भी लोग होते थे जो एक्टर बने हैं वो बड़े स्ट्रगल करके बने हैं, लेकिन आजकल के दौर में मैं देख रही हूँ बड़ा ईजी टू गो हो गया है क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं जिस पे जो है ईजिली आप अपनी वीडियो अपलोड करें और वो चंद ही मिनटों में, चंद ही सेकंड्स में जो है वो सोशल मीडिया का दौर इतना अपग्रेडेड हो गया है कि उस पर वायरल हो जाती है और उसके बाद जो है वो इतनी जल्दी कोई फेम आपको मिल जाता है कि उसके लिए आपको मेहनत, अब जो है मैं कहती हूँ ना कि मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उस दौर में और आज के दौर में बड़ा फ़र्क है। आपका किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या किसी भी प्रोडक्शन हाउस तक अप्रोच करना फिजिकली था, वेरी डिफिकल्ट और फिजिकली था, ठीक है ना। जब से स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन ने एक तो ये आसानी कर दी, कैमरा, वीडियोस, हम खुद, हमारे हाथ में हर चीज़ मौजूद है। हम अपनी वीडियोस बना सकते हैं, हम अपनी फ़ोटोज़ बना सकते हैं, अपने पूरी पोर्टफोलियो अपने मोबाइल से खुद बना सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मुख्तलिफ ऐप्स आए जो ग्लोबली बिल्कुल, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और इस टाइप की बहुत सी चीज़ें अब ये आई। इससे क्या हुआ, लोग एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू हो गए। और आप बड़े देखा होगा, आपके सामने ये फेसबुक पे ऐसे लोग भी हैं जिनकी बात जाके दोस्तियाँ शादियों में तब्दील हुई है, ऑफ सेम फ्रॉम सेम कंट्री, नहीं फ्रॉम अदर कंट्रीज और अदर सब कॉन्टिनेंट जो है ना, वो लोगों ने शादियाँ तक की है। तो ये तो उसके बाद फिर इसमें जिद्दत आती गई, फिर व्हाट्सएप आ गए, व्हाट्सएप ग्रुप्स आ गए, यानी कि वक्त के साथ साथ बहुत फैसिलिटेट हो गया इंसान। और स्पेशली वो लोग जो टैलेंटेड है उनके लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए कि वो घर बैठे अपने टैलेंट को जो है ना पूरी दुनिया को दिखा रहे और विद इन मिनट्स और वो फेम जो मेरे ख्याल में सालों साल लग जाते हैं, विद इन मिनट्स मिल जाता है। तो इसको अवेल करना चाहिए और बहुत से लोग कर रहे हैं। और बड़ी ऐसे हम इससे जो है ना न्यू टैलेंट सामने आया है कि जो शायद
किसी को अगर हम ढूंढने निकलते तो जो ढूंढने में उन्हें जो है ना हमें बरसों बीत जाते, लेकिन विद मिनट्स वो टैलेंट बाहर आए हैं और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट आए हैं, बहुत से मुख्तलिफ जो ऐसे लोग भी हैं जो ज़रूरी नहीं है कि जो इस फील्ड से रिलेटेड हो, जिनका के पास कोई हुनर है, जो कोई कुछ भी काम कर सकते हैं, वो आए। स्पोर्ट्स में ऐसे लोग आए हैं, आपने देखा होगा जंपर्स मुख्तलिफ देहातों में, हमारे इंटीरियर में, सिंध में, पंजाब में ऐसे लड़के ऐसे टैलेंट मौजूद है कि जिनको जो आज सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस वायरल है, और अगर उनको थोड़ी सी सपोर्ट की जाए तो आई थिंक वो पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड वाइड जो है ना वो रोशन कर। इसरार, यही तो हम देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट तो बेतहाशा पाकिस्तान के अंदर भरा हुआ है, लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं उनको प्लेटफॉर्म मैसर नहीं होता। चाहे वो कहाँ कोताही है ये नहीं पता होता कि कोताही चाहे हमारे पाकिस्तानियों के अंदर है या हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोताही है कि वो यंग टैलेंट को इतनी जल्दी अप्रोच नहीं करता, इतनी जल्दी जो है वो उनको कोई मौके फराम नहीं करता। ऐसे में जो ये प्लेटफॉर्म्स निकल कर आए, चाहे उसे मैं टिकटॉक कहूँ या मैं स्नैक वीडियो कहूँ या मैं दीगर इसको सोशल वेबसाइट्स कहूँ, जिनके ऊपर ये सारी जो है वर्किंग हो रही है, और ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर 30 सेकंड की 1 मिनट की वीडियो बनाकर लिपसिंग कर आप जो है वो अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, और उसके बाद जो है वो ऐसा भी शख्स मैंने देखा है जो कि कभी जिसने कुछ भी नहीं किया, वो इसके ज़रिए बहुत सारी अर्निंग भी कर रहा है, अर्निंग के साथ साथ अपने आप के टैलेंट को भी जो है ना वो शो कर रहा है कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है। और इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आउट मैं देखती हूँ कि अब जो मीडिया के अंदर आना जो है वो पॉसिबिलिटी बहुत ईजी बन गई है। तो इन जो सोशल वेबसाइट्स हैं या सोशल नेटवर्किंग जो ये तमाम सिनेरियो चल रहा है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बात वहीं पे आ जाती है कि इस वक्त तो आपके उंगलियों की जो पोर है उस पे आपका फ्यूचर सेट किया हुआ है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। बहुत से लोग जिनमें टैलेंट है लेकिन उनका माइंड सेट ही नहीं है कि वो जाकर इन चीज़ों को यूटिलाइज करे। अच्छा, स्पेशली यहाँ पर थोड़ी सी अवेयरनेस की और एजुकेशन की भी कमी है। तो हमें चाहिए कि हमारे कुछ मुख्तलिफ इदारे हैं, खैर गवर्नमेंट ऑफिशियली या गवर्नमेंट की सतह पे तो इस किस्म का मेरे ख्याल में आई थिंक नामुमकिन है, लेकिन प्राइवेटली बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें जो यंगस्टर चाहते हैं, जिनमें टैलेंट्स है, उनको वो बाकायदा जो है ना वो इनकरेज करते हैं, उनको बता भी रहे, सिखा भी रहे, वो समझा भी रहे कि अगर एक लड़का है और वो मेरे ख्याल में सिंगर है, उसकी आवाज़ अच्छी है, तो उसको चाहिए कि वो अपना एक जाके यूट्यूब पे चैनल बनाए, चैनल बनाने के बाद उस पर वो अपने गाने अपलोड करे। आपको ये भी पता है कि अब तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक का भी इशू नहीं है, बिल्कुल, वो भी मोबाइल में, वो सब कुछ मोबाइल में आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। आप बिल्कुल लाइव जो है ना ऑर्केस्ट्रा के साथ जो है ना सिंगिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको उसमें कोई लिपसिंग का इशू नहीं है। वो उसकी जो पोएट, वो उसकी शायरी है, वो भी लिरिक्स है, वो भी अवेलेबल है। तो उस तरफ जाना चाहिए। अगर एक्टिंग की तरफ किसी का शौक है तो उसको चाहिए कि वो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, शॉर्ट मूवीज बनाए, और उसमें अपने यारों दोस्तों को, हम ख्याल लोगों को इन्वॉल्व करें। आप एक किसी भी ग्रुप में या किसी उसमें आप जाके पोस्ट डाल सकते हैं कि यार आई एम अवेलेबल, और हम चाहते हैं कि हम मिलके कुछ काम करें। तो मेरे ख्याल में इसी तरीके से हो रहा है। हम ख्याल लोग देखें, मुझे शौक है, पैशन है, मुझ में पैशन है, आप में पैशन है, तो हम चाहेंगे कि क्यों ना हम एक कम्युनिटी बन के एक काम शुरू करें। ठीक है, जैसे कि स्टार ने कहा कि पैशन अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप उसे अप्रोच करें, और जिस तरीके की अब वेबसाइट आ चुकी हैं उसके लिए तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, आप अपना टैलेंट ईजिली शो कर सकते हैं। स्टार से और भी बहुत सारी बातें करेंगे, उनके कैरियर के हवाले से भी जानेंगे, और इन फ्यूचर क्या प्लानिंग्स है वो भी जानेंगे। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाऊंगी, वक्फे से वापस आऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाजरीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, अब जो हम टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बड़ा संगीन टॉपिक बन चुका है और बहुत ही बड़ा मसला भी बन चुका है, जैसे कि एजुकेशन। तालीम इंसान इसलिए हासिल करता है ताकि उसके अंदर शऊर बेदार हो सके, और तालीम का सिलसिला इसलिए जारी रखता है ताकि ज़िंदगी के अंदर शऊर पैदा कर सके। नाजरीन, लेकिन जिस तरीके की पैंडेमिक की सिचुएशन हम देख रहे हैं, कोरोना की सूरत हाल के अंदर तालीम सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है, और जो एजुकेशन सेक्टर है वो
तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, अख्तर अराई साहब मौजूद हैं, सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के। आपको वेलकम करती हूँ शो के अंदर अख्तर अराई साहब। अख्तर अराई साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि एजुकेशन को अब मज़ीद जो है ना पस्ती की तरफ ले जाया जा रहा है। अभी जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ऐलान किया था एक हफ्ता पहले कि हम स्कूल खोल देंगे 23 तारीख से, मंडे से, लेकिन उसके बाद जैसे आशूरा ख़त्म हुआ और उसके बाद आशूरा ख़त्म होने के बाद एक हफ्ता मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया, 30 अगस्त तक उन्होंने पोस्टपोन कर दिया कि उसके बाद हम इजलास बुलाएंगे और इजलास बुलाने के बाद हम तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि स्कूल ओपन करने हैं या नहीं करने। लेकिन बीच में जब आप लोगों ने ये बात सुनी तो देखा मैंने कि काफ़ी लोगों ने एहतजाज किया। KDA चौरंगी पर भी 10,000 तालिब इल्म पेरेंट्स सड़कों पर निकल आए कि स्कूल खोले जाएं। तो ये मुतालबा आप लोग का दुरुस्त तो है, लेकिन हुकूमत इस पर क्यों नजरसानी नहीं कर रही? बिल्कुल, देखें एक्चुअली ये लोग पेरेंट्स क्यों बाहर निकले, क्योंकि एक नोटिफिकेशन जब जारी हुआ CM साहब की 30 अगस्त वाली स्टेटमेंट के बाद, उसके अंदर गैर हतमी डेट यानी कि डेट नहीं थी कि कभी भी खुल सकता है कभी भी बंद हो सकता है। मतलब है 30 को नहीं हो सकता है, 1 सितंबर को या फिर आगे। उसकी वजह से जो कैफियत, जो अभाम और जो टेंशन वालिदैन को हुई और जो स्कूल उस्ताजा को हुई, जो टीचर्स को हुई, उसकी वजह से लोग बाहर निकले, बिलबिला उठे और पूरे सिंध के कश्मीर से लेके आप देखें कि अगर मीडिया देखें तो हर शहर में एहतजाज शुरू हो गए। अब ये गवर्नमेंट अगर इस तरह के फैसले करेगी और उसके अंदर फिर इस तरह से हो गए तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे। और मुख्तसरन ये है कि ज़मीन बोस हो चुका हमारा तालीमी निज़ाम, खुदारा ठीक है। इस वक्त वालिदैन बड़े परेशान हैं, उनका बच्चा जो 2 क्लास में पढ़ता था वो दोबारा KG के लायक हो गया है, 0 हो गया है। इस तरह से बच्चों की सलाहियतें कम हो गई हैं। वैसे ही हमारे मुल्क का जो मैट्रिक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, वो मेमोराइजेशन पे बेस करता है, रट्टा पे बेस करता है। तो ज़ाहिर है वो रट्टे तो भूल जाते हैं, एग्ज़ाम के बाद ही भूल जाते हैं। तो वो जब आप 2 साल के लिए स्कूल बंद कर देंगे या काफ़ी लंबे अरसे के लिए तो क्या होगा? तो खुदारा आप ऐसा ना करें, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं। फिर आपने एक नई पॉलिसी अब जो बना ली है, ये एक तशवीश की एक लहर चल पड़ी है। वो वालिदैन के अंदर एक नई लहर आ गई है कि जो अभी एहतजाज के बाद हमारे मोहतरम सरदार शाह साहब ने लोगों को बुलाया, एसोसिएशंस को, उन्होंने बड़ी जल्दी एक इकदाम लिया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। मगर डेट वही 30 दी, ठीक है ना। 3 ऐलानात पहले, 3 बातें पहले चेंज हो चुकी है। अब दोबारा के अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला 30 का। आप नोटिफिकेशन निकाल दें, हम आपसे गुजारिश करते हैं, हम आप किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम गवर्नमेंट का साथ देते हैं, हम सिंध गवर्नमेंट के साथ हैं, उनकी रिट को कायम करना चाहते हैं। आप नोटिफिकेशन निकाल दें, आज ही निकाल दें, हमारी बातचीत चल रही है। ये अभी भी शक है कि नोटिफिकेशन शायद ना निकले। मगर दूसरी तरफ देखें कि जो वालिदैन जो मिसट्रस्ट कर चुके हैं और वो अब ये भी देख रहे हैं कि कुछ इस्लामिक स्कूल जो है वो खुले हुए हैं, कुछ छोटे छोटे मदारिस लेस प्रिविलेज एरिया में खुले हुए हैं और वो अच्छी बात है। वहाँ पर अगर SOPs कायम हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने उनको खोला है, तो हम आम स्कूल भी खोल दीजिए। बिल्कुल अख्तर अराई साहब, आपकी इसी बात को कंटिन्यू करूंगी। जैसा कि आपने कहा कि 30 अगस्त को स्कूल खोलने का जो है वो मुज़ाकरात हुए पेरेंट्स के दरमियान भी और जितने स्कूल फेडरेशन के लोग हैं उनके साथ भी, सरदार शाह के। लेकिन अगर 30 अगस्त को स्कूल ना खोलेगा, क्योंकि अब तक तो नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, अगर 30 अगस्त को स्कूल ना खोलेगा और उसके बाद भी एक मीटिंग कॉल की गई, मीटिंग कॉल करने के बाद उन्होंने कहा कि हम कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेंगे, कोरोना की सूरत हाल अगर बेहतरी की तरफ जाती है तो स्कूल्स ओपन करेंगे और अगर नहीं जाती तो स्कूल्स वापस जो है वो क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले जो नज़ला गिरता है वो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर गिरता है। तो उसके बाद आपके क्या लाए अमल होगा? देखिए, लाहे अमल सिंपल है। हमने कह दिया था, पहले भी कह दिया था, अभी भी हम कह रहे हैं कि अगर आपने इस बार वादा पूरा नहीं किया, SOPs हम कायम करेंगे। 100% वैक्सीनेशन वाले स्कूल खोल देने चाहिए और अगर आप उनको नहीं खोलेंगे, जहाँ पर नहीं है आप आए, आप उसको सील कर दें। हम आपके साथ हैं। हमने जिन स्कूलों में वैक्सीनेशन हो चुकी है उनके माँ बाप, उनके बच्चों का क्या कसूर है अगर चंद स्कूल नहीं करा पा रहे 100%? तो फिर हमारा ये लाहेमल है। वालिदैन ने हमें ये कहा है कि भाई जब आउटडोर डाइनिंग चल रही है, शादियां चल रही हैं, पार्क खुले हुए हैं, सब कुछ है, तो आप बाहर क्लास, अलामती क्लासेस आउटडोर लगाना शुरू कर दें। हम एक दिन में एक क्लास आएगी और बाहर आप टेंट लगाएं, 1 घंटे की क्लास लें, फेस टू फेस क्लास लें और बच्चों को होमवर्क दें और बच्चों को घर भेज दें। तो फिर हमें यही स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें कोई कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं है। जब अच्छे खासे 3 स्टार रेस्टोरेंट जो है वो फुटपाथ पे लगा के बैठे हुए हैं, तो फिर जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है, जो नहीं लगाना चाहता ना लगाए, मगर जिनके वालिदैन जो है वो
پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں تو ہم آؤٹ ڈور کلاسز کا اسٹارٹ کر دیں گے، کیونکہ تعلیم کا سلسلہ تو کسی بھی صورت میں کرنا ہے۔ ویتنام میں اتنا عرصہ جنگ رہی، وہاں پر بھی تعلیمی سلسلہ رہا، کس نے کس طرح سے انتظام کیا۔ کیا ہم پڑھا لکھا پاکستان کا جب نعرہ لگاتے ہیں، ڈیجیٹل پاکستان کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، کیا وہ نعرہ کھوکھلا ہے؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہمارے عوام پڑھے جاہل ہو جائیں؟ کیا کل کو ہمیں صرف ڈرائیور چاہیے، ہیلپر چاہیے، یا یہ کرین کے کیپٹن چاہیے؟ بالکل آپ کی درست بات ہے کہ تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے اور تعلیم کے اوپر ورکنگ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا اسرار، آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، آپ بھی ماشاءاللہ میرڈ ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، اور تعلیم کا جس طریقے کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، صورتحال دیکھ رہے ہیں، اسکولز 2 سال کے سچویشن کے اندر بند ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس وقت جو کنڈیشن ہے، یہ پوری دنیا میں ایک وبا جو پھیلی ہوئی ہے کووڈ کی، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کووڈ ہے، کووڈ یقینی طور پہ جب کووڈ ہے اور پوری دنیا اس کو فیس کر رہی ہے، تو اسپیشلی پھر جہاں تک اسکول کا نظام کی بات آئی تھی، اسکول سسٹم کی بات آئی تھی، تو وہاں پر دیکھیں ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے فیوچر ہے، اور ان پر کسی قسم کا ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا گورنمنٹ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پاکستان کی ہو یا میرے خیال میں باہر کی جتنی بھی گورنمنٹس ہیں، وہ اسکولز کا جہاں تک تعلق ہے تو یقینی طور پہ دیکھیں ایک والدین، ایک پیرنٹس اپنے آپ پہ تو تمام قسم کے مسائل یا پرابلم جو ہے نا وہ کریٹ یا برداشت کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کے اوپر نہیں آنے بچوں کے معاملے پہ جو ہے نا ہر انسان بڑا سینسیٹیو ہے۔ اور جہاں تک ارائی صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ اوپن اس کو لے کے جائیں، آؤٹ ڈور جس طرح ڈائننگ وغیرہ اویلیبل ہے، ایس او پیز کو فالو کر کے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں بیڈ لگ یہ ہے کہ کراچی میں میرے خیال میں آئی تھنک 10% اسکولز وہ ہے جو کہ اسکولز ہے جن کے پاس پریمیسز ہے، جن کے پاس گراؤنڈز ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے۔ آئی تھنک 95% وہ اسکولز ہے کہ جو کہ جن کی بلڈنگز بھی اسکولز کی نہیں ہے، فلیٹس کے اندر اور بالکل ایک ایسے کنجسٹڈ ایریاز میں، اور جن کے پاس اوپن سپیس نہیں ہے جہاں پر وہ اپنی اسمبلیز وغیرہ کروا سکے، تو وہاں ٹینٹ کس طریقے سے لگایا جائے گا؟ بالکل صحیح اسرار نے بات کی کہ بہت سارے اسکولز ایسے ہیں کہ جہاں پر اسپیس ہی نہیں ہے، اور اسپیس نہ ہونے کی صورت میں ایس او پیز کا خیال کیسے رکھا جائے گا؟ اختر ارائی صاحب، لاسٹ پوائنٹ آپ سے لوں گی کہ کس طریقے سے آگے حکومت کی پالیسیز کو دیکھ رہے ہیں، کیا ایجوکیشن سیکٹر آپ کو کھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، جب تک نوٹیفیکیشن نہیں نکلے گا ہمیں یقین نہیں ہوگا، ہمیں کیا ہمارے والدین کو یقین نہیں ہے۔ ڈیلی فون آ رہے ہیں، آج بھی فون آ رہے ہیں صبح سے کہ بھئی نوٹیفیکیشن نکلا، اگر نکلا تو ہمیں ڈیٹ دے دیں، کیونکہ ہم نے 3 بار تو اپنے اسکول کے ایس ایم ایس بھیجے تھے کہ جی 23 کو کھل رہا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد ہم نے 30 کا ایس ایم ایس بھیج دیا، پھر اس کے بعد ایک ایس ایم ایس بھیج دیا، غیر حتمی بند ہو گئے۔ تو اب وہ ہم کہاں سے بھیجیں جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا؟ دوسری طرف یہ ہے کہ میں سر کی بات سے دیکھیں اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ دیکھیں اگر آپ جائزہ لینا ہے تو پھر آپ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کا جائزہ لیجئے، پھر پتہ چلے گا۔ فلیٹس میں اسکول جتنے بھی تھے ان کو رینیول گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ فلیٹ بند ہوتے ہیں اور وہ 1% ہے مشکل سے۔ اب آپ صرف میں ایک بات سن لیجئے کہ گورنمنٹ کے کتنے اسکول ہیں جو بغیر چھت کے چل رہے ہیں، گورنمنٹ کے کتنے اسکول ہیں جو صرف 2 کمروں پہ ہے، گورنمنٹ کے کتنے اسکول ہیں جو صرف دیکھیں بالکل جو گورنمنٹ کے اسکول صرف درخت کے نیچے بچے، بلڈنگ ادھر ایک کھنڈر کھڑا ہوا ہے مگر وہ درخت کے نیچے بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں چھاؤں کر کے چھپرا بنا کے پڑھ رہے ہیں۔ بہت طویل بحث ہے جس پر ہم جتنی بڑی بحث کر سکیں وہ ہمارے ساتھ بہت جو ہے نا، میں کہتی ہوں کہ اس پہ تو بحث ختم ہی نہیں ہو سکتی۔